सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट 1 और 2 जो दोनों चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, लास्ट वीडियो में हमने उसे देख लिया। अब हम चैप्टर 3 जिसका नाम है मुद्रा और साख, वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के थर्ड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप इसे जल्दी से शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो जान लेते हैं सबसे पहले कि मुद्रा है क्या। ओके, तो मुद्रा क्या है? मुद्रा एक माध्यम है। किसका माध्यम है? जिसके जरिए हम क्या करते हैं? विनिमय, चीजों का विनिमय करते हैं। यानी कि जो भी चीज हमें चाहिए उसको विनिमय के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, तो वो माध्यम क्या होता है? मुद्रा। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक वर्ड आया विनिमय। सबसे पहले हम विनिमय को समझते हैं, उसके बाद आगे हम मुद्रा को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो विनिमय क्या है? विनिमय मीन्स होता है आदान प्रदान या लेन देन करना, यानी कि अदला बदली। एक सामान के बदले दूसरा सामान, एक सामान दे तो दूसरा ले। ओके, यानी कि दोनों को एक के पास एक सामान एक्स्ट्रा हो, दूसरे के पास उस सामान की जरूरत हो। ठीक है, तो ये जो है इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? यानी लेन देन की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहते हैं? विनिमय। अब देखिए, जो विनिमय है ये 2 तरीके से होता है। एक कि हम सामान से विनिमय करें, यानी कि मान लीजिए हमारे पास गेहूं अधिक है, किसी के पास चावल ज्यादा है। अब चावल खाने का मन है तो हम गेहूं दें और उससे चावल लें, और साथ ही उसके पास चावल की अधिकता हो और उसको रोटी खाने का मन हो, तो वो क्या करेगा? वो खुशी खुशी कहेगा अच्छा हाँ आप चावल ले लो और हम क्या करेंगे? गेहूं ले लेंगे। ओके, तो ये जो तरीका है, एक तो ये हो गया। और दूसरा कि आपके पास मुद्रा हो, धन हो, मुद्रा हो, ठीक है, यानी कि करेंसी हो या और भी और साधन है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आपके पास मुद्रा हो जिसके बदले में आप क्या करें? आप पैसा दो और वो सामान ले लो, वो सामान आपका हो गया। ओके, तो 2 सिस्टम है विनिमय के। ओके, तो जो पहला है यानी कि जिसमें वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करते हैं, इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें जो जिस वस्तु की हमारे पास अधिकता होती है, हम उसके बदले में जो चीजें हमारे पास नहीं होती हैं वो क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ओके, तो ये जो प्रणाली है ये पहले से चलती आ रही है। आप गांव में आप देखोगे, हमारे आसपास ये बहुत होता है कि हमें हमारे पास कोई चीज है तो हम उसको देख के हम उसके बदले में जो हमें हमारी जो अदर आवश्यकताएं जो हमारी है, हम उनको अदला बदली करके पा लेते हैं। ओके, लेकिन ये सिस्टम बहुत पुराना है, ये शुरू से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है। लेकिन क्या ये हम हर जगह कर सकते? नहीं कर सकते। इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। यानी कि जब अगर हमारे पास मान लीजिए आपको मीठा खाने का मन है, ओके, लेकिन आपके पास मीठी चीजें कोई नहीं है, केवल आपके पास नमकीन चीज है, तो आप मीठा कहाँ पाओगे? जब कोई मीठा देगा तब ना। मान लीजिए सबके पास मीठे की कमी हो तो क्या कोई आपको देगा? पहले वो अपनी आवश्यकता पूरी करेगा ना। तो इसके लिए वो तभी मीठा खा पाएगा जब दूसरे किसी के पास मीठा की अधिकता हो, जिसको नमकीन खाना हो। यानी कि आपको मीठा खाना हो, उसको नमकीन खाना हो, तो उसकी नमकीन की जरूरत आप पूरी करेंगे और आपके मीठे की जरूरत वो करेंगे। ये जो सिचुएशन है इसको कहते हैं दोहरा संयोग। तो जब तक ये संयोग नहीं होगा तब तक ये जो वस्तु विनिमय पद्धति है ये नहीं, यानी कि वस्तु के द्वारा हम विनिमय नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके सलूशन के रूप में इसका जो दूसरा टाइप है, यानी कि
मुद्रा विनिमय प्रणाली, यानी कि हम ऐसी चीज लें जो हम कहीं पे भी जाएं, उसके बदले में हम जो अपनी मनचाही वस्तु है उसको प्राप्त कर लें। ओके, यानी कि और वहां पे जो दोहरा संयोग है, आवश्यकता संयोग है, उसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो जब चाहे तब उस मुद्रा के बदले में वो अपने हिसाब की चीजें पालेगा, है ना। तो ये जो है, यानी कि जब हम विनिमय का माध्यम जो है मुद्रा हो जाता है, तो वो मुद्रा विनिमय प्रणाली कहलाता है। यानी कि जब हम जो लेन देन का कार्य है उसका माध्यम मुद्रा हो जाता है, यानी मुद्रा के माध्यम से लेन देन करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, मुद्रा विनिमय प्रणाली। ओके, तो जो ये मुद्रा का आविष्कार है, इसकी वजह से जो सबसे बड़ी कठिनाई थी, मैंने अभी बताया कि दोहरे संयोग का, उसका क्या हो गया, हल निकल गया। और अब हम जो चाहे मुद्रा के बदले में क्या कर सकते थे, खरीद सकते थे। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो मुद्रा है इसका इतिहास, यानी कि मुद्रा कैसे, जो आधुनिक मुद्रा का रूप है वहां तक आने से पहले, शुरू से ही ये नहीं है। ये तो बहुत, आप देखिए, आपको याद होगा, आपके याद में ही जो मुद्रा परिवर्तित हुई, यानी कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, वो आपने भी देखा। ओके, पहले कैसी नोटें हुआ करती थी, अब कैसी नोटें हैं। लेकिन इससे भी पहले शुरू में तो मुद्रा का आविष्कार ही नहीं हुआ था। जब तक मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक क्या चलता था, वस्तु विनिमय। ओके, लेकिन जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तब से शुरू हुआ क्या, मुद्रा विनिमय प्रणाली। ओके, तो सबसे पहले नोटों का आविष्कार नहीं हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था, सिक्कों का प्रचलन हुआ। ओके, और वो भी सिक्के नॉर्मल नहीं होते थे, वो किससे बने होते थे, सोने और चांदी से। ओके, यानी कि जो महंगी धातुएं होती थी उनसे बनते थे। ओके, फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जब ज्यादा ये सिक्कों का डिमांड होने लगा, तो जो धातुएं थी, महंगी धातुएं, वो कम पड़ने लगी। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, अब धातु की जगह पे जो सस्ती धातुएं थी उनसे, सस्ती और नॉर्मल जो धातुएं थी उनसे सिक्के बनाए जाने लगे। उसके बाद में वो धातुएं भी इम्पोर्टेंट होने लगी, तो उनकी जगह पे किसका इस्तेमाल किया जाने लगा, नोटों का, यानी कागज के नोट जो है उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, अब ये जो नोट हैं ये कैसे बनते हैं, और ये जो सिक्के हैं वो कहाँ से बनते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, लेकिन आप देखे होंगे कि जो कागज है, उसी कागज को प्रिंट करके जिस तरह से आपको मिलता है वैसे दे दिया जाता है ना। क्या कोई भी कागज को हम मुद्रा या नोट समझ सकते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो किसकी वजह से है। तो आप देखोगे किसी भी नोट पे लिखा रहता है, मैं धारक को इतने रुपए, 10 रुपए का नोट है तो 10 रुपए, यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे लिखा होता है ना कि मैं धारक को 50 रुपए, 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है ना, तो यही जो लिखा होता है, इसी की वजह से जो ये अकाउंटेबिलिटी है, इसी की वजह से उस कागज का जो मूल्य है डिसाइड होता है। ओके, अगर वही जो सिग्नेचर है, जो सिग्नेचर कौन करता है, रिजर्व बैंक के गवर्नर, अगर वही सिग्नेचर ना हो तो वो जो नोट है वो कागज के बराबर हो जाएगा, उसको रद्दी हो जाएगा, कोई मूल्य नहीं रहेगा। लेकिन जो वही सिग्नेचर है उसकी वजह से उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ से आपको एक चीज पता चला कि ये जो नोट है इनको जारी कौन करता है, तो इनको भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, जो भारतीय नोट है, भारतीय रुपया है, उसको जारी कौन करता है, रिजर्व बैंक। और जो ये छोटे सिक्के हैं वो जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा, वो जो छोटे नंबर की नोट, सॉरी, सिक्के हैं कम पैसे वाले, वो कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय। ओके, अब जो ये आया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब ये क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंकों का बैंक है।
यानी कि आप जितने बैंक देख रहे हो उन सब का सुप्रीम बॉस कह लो। ओके, वो जो भी करते हैं, कहीं वो देश में मनमानी न करने लगे, तो सब पे चाबुक रखने के लिए ये लोगों के हित में काम करता है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इसमें आप लोग नॉर्मल लोग, हम आम लोग इसमें जाके अकाउंट नहीं खुलवा सकते। ये केवल इसमें बैंक अपना समझिए कि ये बैंक की जरूरत पड़ती है तो वो रिजर्व बैंक के पास जाते हैं। ओके, या फिर सरकार की जो बैंक की जरूरत होती है उसको पूरा करता है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो चलिए जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम क्या करता है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका सबसे पहला, जो कि आप जान चुके हो, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मुद्रा जारी करना। ओके, इसके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कि जितने भी बैंक हैं उन पर ये क्या करता है? निगरानी रखता है कि वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मनचाहा जो ब्याज है वो लगा के लोगों को परेशान कर रहे हैं और अपना पैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं इस पे नजर रखता है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और उसके बाद जो और ये जितने भी स्वयं सहायता समूह है जिनके माध्यम से ये आप पैसे की जरूरतें पूरा कर सकते हो, उन सब पे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? नजर रखता है। दूसरा, जो ये बैंक है, ये जो ऋण का दर डिसाइड करते हैं, वो दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है कि किसी को भी लोन देने के लिए किस दर पे, किस ब्याज का दर क्या होगा। ये बैंक नहीं, बैंकों का बैंक यानी कि ये रिजर्व बैंक तय करता है। ओके, उसके बाद जो सरकार मौद्रिक नीतियां बनाती हैं उनकी समीक्षा करता है, और जो बैंकों में नगद राशियों का संचयन करना है कि कितनी राशि का नगद संचयन होगा, ये भी रिजर्व बैंक देखता है। ओके, तो अभी आपने देख लिया कि मुद्रा यानी कि नोटों का जो छपाई है वो भी किसके अंडर में होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अब आज के समय में, जैसे शुरू में केवल सिक्के थे, फिर बाद में क्या होने लगा? सिक्कों का रूप बदला, फिर रूप के साथ साथ वो सिक्के से नोट यानी कागज के नोट में परिवर्तित हो गए। लेकिन आज जो मुद्रा है, आपको आज के टाइम पे तो नोट रखने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये सिक्के हैं, सिक्कों के बाद क्या आया? नोट आया, नोट के बाद अब तो ये क्यूआर कोड हो गया, यानी कि अब नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। आपके पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, फिर भी आप, अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो। हर दुकान पे आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, स्कैन किए आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। उसके बाद ये कार्ड्स हैं, है ना, एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे जो कार्ड्स हैं इनकी हेल्प से भी आप ये विनिमय कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य हैं। तो अब देख लेते हैं, जो चैप्टर का नाम है मुद्रा और साख। तो मुद्रा तो हमने जान लिया, अब जान लेते हैं साख। साख क्या होता है? तो साख क्या है? एक तरह का समझौता है। कैसा समझौता? जिस समझौते के आधार पर जो ऋणदाता होता है, यानी जो ऋण देता है, वो उससे वादा करता है, दोनों लोग आपस में वादा करते हैं। तो जो ऋणदाता है और जो उधार करता है, यानी उधारकर्ता जो उधार ले रहा है उसको जो धनराशि मिल रही है, ठीक है, धनराशि, वस्तु या सेवा जो भी मिल रहा है, उस पर वो आश्वासन क्या दे रहा है कि उसके बदले में, जैसे अगर हम धन ले रहे हैं तो आप मुझे अगर इतना पैसा देंगे तो हम इस पे इतना एक्स्ट्रा चार्ज के साथ आपको कब तक, 6 महीने में, 2 महीने में आपको ये पैसा लौटा देंगे। ठीक है ना? या फिर कोई बिजनेस पर्पज से ले रहा है तो हम ये इस सीजन में जब मुनाफा होगा तो हम आपको ये पैसा चुका देंगे। ओके, तो ये साख क्या है? वही समझौता। इस समझौते को, ठीक है, जिसके आधार पर ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि देता है, वो आश्वासन ही क्या है? साख है। ओके,
साख यानी कि क्रेडिट। ओके, तो जो ये समझौता है इसके फायदे भी हो सकते हैं और लाभ भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके बुक में 2 स्टोरी दी गई है, एक सलीम की और एक है सपना की। ओके, तो सलीम जो है वो जूता निर्माता है, यानी वो जूते बनाता है। ओके, तो वो करता क्या है कि अचानक से उसको 1 महीने में उसको ऑर्डर मिलता है ढेर सारे जूते बनाने का, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो कम समय में जब ज़्यादा जूते बनाने हैं तो अधिक लोगों को लगाना होगा, अधिक रॉ मटेरियल जो कच्चे माल है वो चाहिए, तो उसके पास तो है नहीं। इसके लिए वो करेगा क्या? तो वो एक व्यापारी से इस शर्त पे, इस समझौते पे उधार लेता है कि महीने के अंत में अगर वो आदेश पूरा कर लेगा, ठीक है ना, तो उसकी वजह से उसको अधिक मुनाफा होगा, और जब मुनाफा होगा तो वो आपको क्या करेगा, पैसा लौटा देगा। ठीक है, तो जो व्यापारी होता है उसे पता होता है कि हाँ भाई जूतों का मौसम है, इस समय जूते की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इससे इसको फायदा होगा, तो उसके बेस पे वो उसको ऋण देने के लिए रेडी हो जाता है। ओके, और होता भी वही है कि जब वो टाइम रहते वो जूते बना लेता है, जिसकी वजह से उसको काफी फायदा होता है। तो वो जिस व्यापारी ने उसको ऋण दिया था उसका ऋण भी वो चुका लेता है, और साथ ही साथ वो लाभ भी कमाता है। लेकिन सबके कंडीशन में ऐसा नहीं होता, कई बार ये लोगों के लिए क्या होता है, ऋण जाल के रूप में भी हो जाता है। जैसे कि ये किसान सपना की कहानी है। ठीक है, ये कृषि के खर्च को वहन नहीं कर पाती है, यानी कि जो कृषि के फसल बोने के लिए जो आवश्यक चीजें होते हैं, यानी बीज, खाद, कीटनाशक, इन सब के लिए वो एक साहूकार से उधार लेती है, लेकिन होता क्या है, फसल किन्हीं वजह से बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में वो ऋण का भुगतान नहीं कर पाती। अब जब वो वादा नहीं पूरा कर पाएगी, यानी कि उसका साख खराब हो गया है ना, जिस टाइम पे वो कही थी कि हम पूरा कर आपको पैसा दे देंगे, अब वो दे नहीं पाई, इसकी वजह से उसकी लाइफ बेकार हो जाएगी, क्योंकि अब जो साहूकार कहेगा उसे वो करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो साख है वो संपत्ति के रूप में भी हो सकती है और ऋण जाल के रूप में भी। ओके, चलिए चलते हैं। अब ये जो ऋण है, यानी कि जो बैंक है, ये ऋण देती कैसे है। देखिए, बैंक के पास कोई पैसे का पेड़ नहीं होता कि सारे लोग आए और उनसे पैसा मांगे और वो पैसा देते रहे, है ना। तो वो देते कैसे, उनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है कि जो भी ऋण मांगने जाता है उसको बैंक दे देता है। वो हमारा ही, एक्चुअली में वो हमारा ही पैसा होता है। देखिए, बैंक में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा एक्स्ट्रा होते हैं, तो पैसा रखने से तो पैसा बढ़ नहीं जाएगा, इसलिए लोग उसे बैंक में जमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जमा करेंगे तो जितना पैसा वो जमा करेंगे उस पे उनको जब भी वो निकालेंगे तो कुछ उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। घर पे रखे तो उतने का उतना ही रहेगा, इवन खर्च भी हो सकता है, लेकिन जब वो बैंक में जमा कर देंगे तो उस पे उनको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि जब जमा करेंगे तो भी एक कंडीशन होती है जिसमें फिक्स होता है कि जमा करने पे इतना परसेंट, 2%, 3%, 4%, जो भी बैंक उनको ब्याज देगा। ओके, लेकिन अब जो उसको बैंक को, वो बैंक के पास तो वो पैसा जमा हो गया, तो क्या वो बैंक उस पैसे को अपने पास रखा रहेगा? अगर रखा रहेगा तो बैंक को कोई लाभ, और बिना लाभ के कोई काम करता नहीं। तो बैंक करता क्या है कि जो लोग पैसा बैंक के पास जमा करते हैं उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है और बाकी पैसों को लोगों में ऋण के रूप में बांट देता है। अब ऋण के रूप में कैसे बांटता है? तो जब वो जमा कोई करता है तो जो ब्याज उस पे लगता है उससे अधिक वो ऋण देने में चार्ज करता है। ओके, तो जब ये दोनों ब्याज की दरों में जो अंतर है, उसी की वजह से बैंक को क्या चलता है, बैंक को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। समझ में आ गया? तो बैंक क्या करता है, जो भी ये मैंने भी बताया ना कि उसका कुछ हिस्सा, तो ये रूल है भारत में, जो बैंक है वो अपने जमा का केवल 15% हिस्सा अपने पास रखते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कोई आ गया जिसने भी पैसा जमा किया है,
उसको पैसे की जरूरत पड़ गई तो इसलिए वो 15% अपने पास रख लेता है, बाकी पैसे को ऋण के रूप में दे देता है। ओके, और इसी वजह से जो बैंक है उनको प्रॉफिट भी होता है और यही जो उनके ब्याज दरों में अंतर है वही उनके आय का प्रमुख स्रोत भी होता है। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब जब कोई भी बैंक किसी को भी ऋण देता है तो ऐसे नहीं दे देता, जैसे ये जब कोई उधार देता है तो कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाता है ना कि आप 1 महीने में दे देंगे, हम जो जान रहे हैं तो और कुछ नहीं, लेकिन बस ये प्रॉमिस ले लेते हैं कि हम इतने दिन में ही दे देंगे। लेकिन जब बैंक किसी को ऋण देता है तो उसके लिए वो कुछ अपनी शर्तें रखता है। अब वो शर्तें क्या होती हैं? तो पहली चीज फिक्स होती है कि ब्याज की दर, यानी जब वो ऋण लेंगे तो ब्याज की दर क्या होगी। दूसरा है समर्थक ऋणाधार। अभी समर्थक ऋणाधार क्या है ये हम आपको अभी बताएंगे, उससे पहले बाकी के समझ लेते। उसके बाद कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। ओके, जैसे अभी मान लो आप ले लिए ऋण और कल को कह दो कि मैंने तो ऋण लिया ही नहीं, उसका प्रूफ क्या है? तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ओके, उसके बाद है जो भुगतान करने का तरीका। आप जो भी ऋण लोगे तो उसका पेमेंट किस तरह से होगा, है ना? उस तो ये सारी जो है, और उसके बाद जो ब्याज की दर है वो सबके लिए एक नहीं होती, जो ब्याज की दर है वो सबके लिए अलग अलग होती है। ओके, जैसे अभी आप किसान हो तो आपके लिए ब्याज की दर अलग होगी, खेती के लिए ले रहे हो तो। कोई स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई के लिए लोन ले रहा है तो उसके लिए जो ब्याज का इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो अलग होगा। अभी कोई मर्सिडीज कार खरीदने के लिए ले रहा है तो उसके लिए अलग होगा, ट्रैक्टर के लिए ले रहा है, मतलब हर चीज के लिए जो ऋण की शर्तें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। समझ में आ गया? चलिए जानते हैं समर्थक ऋणाधार क्या होता है। देखिए, जब हम कोई भी ऋण लेते हैं बैंक में जाके तो वो हमसे कुछ ऐसी चीजों मतलब कुछ ऐसी जो हमारी परिसंपत्तियां होती है उनकी डिमांड करता है कि मान लीजिए कभी हमारे साथ कुछ ऐसी दिक्कत आ जाए कि हम ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाए। ओके, तो उस कंडीशन में बैंक क्या करेगा? बैंक का पैसा तो डूब जाएगा, तो इस वजह से वो कुछ ऐसी परिसंपत्तियों की डिमांड करता है कि जब आप ऐसी कंडीशन में पहुंचे कि आप ऋण चुकाने में असमर्थ हो तो वो उन चीजों को बेच के क्या करे? अपना लाभ कमा सके, सॉरी अपना जो ऋण है, ऋण राशि है, जितना वो ऋण दिया रहता है उसकी वसूली कर सके। तो वो जो परिसंपत्तियां हैं उन्हीं को कहते हैं समर्थक ऋणाधार। समझ में आ गया? यानी कि जिस परिसंपत्ति के बदले में आपको, जिसके बेस पे, बदले में नहीं, जिस परिसंपत्ति के आधार पर आपको क्या मिलता है? ऋण मिलता है, बैंक आपको ऋण देता है, वो परिसंपत्तियां ही क्या कहलाती हैं? समर्थक ऋणाधार। ओके, अब ये क्या हो सकती है? तो ये कृषि की भूमि भी हो सकती है, गहने भी हो सकते हैं, मकान भी हो सकता है, पशुधन यानी कि गाय भैंस बकरी जो भी है वो भी हो सकता है, और बैंक में जो जमा है या एफडी वगैरह है वो भी क्या होगी? आपका समर्थक ऋणाधार होगा। आप कोई जॉब कर रहे हो तो जो आपकी सैलरी है वो भी ऋणाधार होती है। ओके, तो समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए, अब जो ऋण देने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं ये दो तरह की होती हैं। जो पहली है औपचारिक, पहला जो है उसको कहेंगे औपचारिक क्षेत्र। अब औपचारिक क्षेत्र क्या है? तो वो सारे जो बैंक्स वगैरह, ये सारे जो बैंक्स हैं वो सब औपचारिक क्षेत्र में आते हैं, यानी कि ये सभी सरकार और रिजर्व बैंक की निगरानी में होते हैं। ओके, इन पर इनकी नजर होती है, ये सभी काम कानूनी तरीके से करते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने समझ लिया कि औपचारिक क्षेत्र क्या है। ओके, और इसमें आता कौन कौन है? तो बैंक और जो सरकारी समितियां हैं, और मतलब वो सारी संस्थाएं जो कानूनी रूप से वैध हैं ऋण देने के लिए। ओके, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो औपचारिक क्षेत्र कहलाएंगे। इसके बाद देखिए, जो बैंक्स हैं इन पे शुरू में, जब बैंक शुरू से तो है नहीं, जब बैंक का ये जो बैंक का स्वरूप है वो लोगों के सामने आया तो शुरू में कोई बैंक पे ट्रस्ट नहीं करता था। ओके,
उनको लगता था कि ये हमारी जान पहचान के तो है नहीं, इनको हमारे आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा, ये हमारे लिए क्यों कोई काम करेंगे, कहीं हम पैसा जमा किए और लेके भाग गए तो इन सारी चीज़ों की वजह से कोई बैंक पे ट्रस्ट नहीं करता था। उनको लगता था कि अगर हम जमा किए तो बैंक भाग जाएगा पैसा लेके, या फिर हम उससे उधार लिए तो वो हमारी ज़मीनें हड़प लेगा। ओके, तो इसलिए वो बैंक पे ट्रस्ट नहीं करते थे। इसके लिए अब लेकिन उनकी ज़रूरतें तो ख़त्म हो नहीं जाएँगी, तो जब भी उनको पैसे की ज़रूरत होती थी, तो वो किसी व्यापारी, साहूकार जिनको वो जानते थे, ओके, अगर कहीं काम कर रहे हैं तो उसके मालिक से, दोस्त से, रिश्तेदार से, इन लोगों से पैसे लेते थे उधार, ओके। और उस उधार के बदले में जो उनको उधार देता था, यानी जो ऋणदाता थे, वो उनसे जैसा मन करे वैसा, अब अगर किसी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मतलब अर्जेंट है, मान लीजिए किसी को बहुत जल्दी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, कोई बीमार पड़ गया या कुछ भी, तो वो जिस कीमत जो ब्याज की दर मांगेंगे वो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि भाई सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह, और अगर वो उसको नहीं लौटा रहे हैं तो उसके लिए भी वो इलीगल तरीकों को अपनाते थे, ओके, अपनाते हैं। तो ये सारे जो काम है, ये समझिए कि जो अनौपचारिक क्षेत्रक है, ये लीगल नहीं है, ये व्यवहारिक है, ओके। तो जिसकी वजह ये समझिए कि अच्छा नहीं है लोगों के लिए, ऋण जाल में आप इसकी वजह से आसानी से फंस सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऋण की दरें होती हैं, यानी ऋण पे जो देने वाले ब्याज होते हैं, वो दरें बहुत अधिक होती हैं, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए, भारत भारत की तरह ऐसे कई विकासशील देश हैं जहाँ पर मैक्सिमम जो उनकी आबादी है वो गांव में रहती है, ओके। तो गांव में ये ऋण का जो ये साहूकार वगैरह जो अनौपचारिक क्षेत्रक हैं, इनकी मनमानी के सलूशन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रचलन शुरू हुआ, ठीक है। ये एक नया तरीका है। इसमें होता क्या है कि 10-15 लोगों का या 15-20 लोगों का समूह होता है, ओके। और ये लोग आपस में अपने जो पैसे होते हैं उनको इकट्ठा करके जमा करते हैं, ओके। और जो उनके कमेटी के जो भी सदस्य हैं, उनको कभी पैसे की ज़रूरत हुई तो वो जो रकम है उसको वो उन्हें उधार देते हैं, और उस उधार देने के बदले में उनसे क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं, ओके। जिस इंटरेस्ट की वजह से उनकी जो ये कमेटी है उसका खर्च चलता है और लोगों की हेल्प भी हो जाती है, ओके। और इनको ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको पता होता है कि अगर जो भी व्यक्ति उनसे उधार मांग रहा है उसको वो पर्सनली जान रहा है, तो उनको पता है कि ये उधार जो है वो चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, ओके। तो इससे प्रॉब्लम नहीं होती है। और इस तरह का जो सिस्टम है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का, इस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं? कर्ज देने के सिस्टम को माइक्रो फाइनेंस कहते हैं, ओके। देखिए, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो प्रचलन है, इसके पीछे मोहम्मद यूनुस का हाथ है। अब ये मोहम्मद यूनुस क्या थे? तो ये बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों के जो संस्थापक हैं, उनका नाम है मोहम्मद यूनुस, ठीक है। इन्होंने बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक है, इसमें इस माइक्रो फाइनेंस की परिपाटी को शुरू किया, ओके। और इन्होंने गरीब लोगों की मदद के लिए काफ़ी काम किया, जिसके लिए उनको 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, उनके इस तरीके को, ओके। तो अब यहाँ पे ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद देखिए, आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ओके, उनकी 14 क्वेश्चंस मुझे जो लगे कि इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पे दिए गए, और ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताया है, जिसमें अगर आपको लगे कि किसी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे मैसेज करके बता देना कि इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आ रहा है, तो मैं आपको फिर से वो समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
क्योंकि ये आपके एग्जाम के नज़र से बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, एक क्वेश्चन शायद इसमें छूट गया है। हाँ, एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए कि ये समझिए कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो आपको पता है रिजर्व बैंक। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आप एकदम दिमाग में रखिएगा, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो रिजर्व बैंक। ये समझिए कि हर दूसरे साल आता ही आता है। ओके, कभी रिजर्व बैंक पे इससे लिखने को दे देगा या इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ठीक है, आप आई थिंक आपने क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, दूसरों के को भी इससे हेल्प मिले इसलिए उनको शेयर करिए, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मन लगा के पढ़िए। ओके, धन्यवाद।